हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल साइको फॉर यू। दोस्तों, मैं हूं संदीप। तो दोस्तों, आपको पता है कि एंटिटी से रिलेटेड जो भी हमारा सेशन चल रहा था, सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं। मींस जो भी चैप्टर वाइज हम आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अलग से जो कि एक एमसीक्यू का सेशन है, उसको भी हम लेकर के आए आए हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा था। ठीक है, हमने दो वीडियोज ऑलरेडी कर ली हैं एमसीक्यू से रिलेटेड, और यह है आज तीसरी वीडियो होने वाली है। इसमें हम जो भी चीजें डिस्कस करेंगे वो हमारे पास मीन्स किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं। जो भी प्रोसेस रहती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बच्चे का विकास किस तरीके से होता है जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम लेकर के आए हैं। ठीक है, होप के वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको जरूर लाइक करना और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। चलिए हम सीधा टू द पॉइंट बात करते हैं कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा आता है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि गर्भ से जन्म के विकास में या जन्म से पहले के विकास में कितने दिनों का समय लगता है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाई जो भी बच्चा जब मीज एक गर्भ धारण होता है, ठीक है, जब कंसेप्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, उससे लेकर के जब बच्चे का जन्म होता है तब तक का जो कितने दिनों का समय होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट 260 डेज, ऑप्शन सेकंड 360 डेज, ऑप्शन थर्ड 266 डेज और ऑप्शन फोर्थ 366 डेज। तो हमारे पास इसमें जो राइट आंसर आएगा वह हमारे पास है 266 डेज। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट है। फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आने वाले हैं, लेकिन अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं तो देख लेना। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, जन्म पूर्व विकास मींस इंट्रा यूटराइन स्टेज को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है। ये चीजें आपके एनटीटी के सिलेबस से ही उठाई गई हैं। अगर आपने एनटीटी के सिलेबस को मींस चाहे वीडियोस के थ्रू या जो भी आप एनटीटी का कोर्सेज कर रहे हैं, उसमें आपको जो भी बुक्स वगैरह आपको मिली होंगी, है ना, आपके कॉलेज से या आपकी यूनिवर्सिटी से, वहां से जो भी आप एनटीटी कर रहे हो, उसके सिलेबस में भी देखेंगे तो आपको ये चीजें मिलेंगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, जन्म से पहले मींस इंट्रा यूटराइन स्टेज को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है, एक, दो, तीन या चार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास तीन अवस्थाओं में। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, तीन अवस्थाओं में। कौन सी अवधि, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अवधि या अवस्था जन्म पूर्व विकास संबंधित नहीं है। मींस अब जो भी हमने सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किया कि कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है, तो वो तीन अवस्थाएं थी, है ना। यहाँ पे अब जो तीनों आप यहाँ पे सॉरी ऑप्शंस देख रहे हो चारों, उसमें से चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो कि इंट्रा यूटेराइन स्टेज की मींस उसमें सब स्टेज नहीं आती, उसका यह पार्ट नहीं है। तीन अवस्थाएं इसमें आई हैं और एक अवस्था ऐसी है जो इससे रिलेटेड नहीं है। वही कहा गया है कि कौन सी अवस्था जो कि जन्म पूर्व विकास है, मींस इंट्रा यूटेराइन स्टेज है, उससे संबंधित नहीं है। इसका जो राइट आंसर आएगा वो है गर्भरोपण की अवधि, मींस पीरियड ऑफ इम्प्लांटेशन। ठीक है, यह इसका राइट आंसर है। और अंडाणु की अवधि और भ्रूण की अवधि और मींस गर्भ की अवधि, ये तीनों इंट्रा यूटेराइन स्टेज की उसके पार्ट हैं, उसको भागों में बांटा गया है। ये तीनों उसके पार्ट हैं, ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कह रहे हैं कि जो कि पीरियड ऑफ फीटस है, मींस गर्भ की अवधि, उसका समय काल कितना है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मींस जो भी भ्रूण की अवधि है, गर्भ की अवधि है या अंडाणु की अवधि है, मींस पीरियड ऑफ ओवम या पीरियड ऑफ एम्ब्रियो या पीरियड ऑफ फीटस। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि भाई इनका जो टाइम पीरियड रहता है वह कौन सा है, कितना है। ठीक है, इसमें हमारे पास फोर्थ में कह रहे हैं गर्भ की अवधि का समय काल कितना है। इसका जो हमारे पास आपके सामने ऑप्शन है, तो उसका राइट आंसर आएगा वो है 9 हफ्ते से लेकर के जन्म तक। मींस जो भी 9वां हफ्ता होता है और जन्म तक, ठीक है, मींस जो भी यह 1 मंथ का या 15 दिनों का जितना भी यह टाइम पीरियड बनता है, ठीक है, मींस जब 9वां हफ्ता स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जो 9वां सप्ताह स्टार्ट हो जाता है, उससे लेकर के जन्म तक की जो अवधि होगी वह गर्भ की अवधि होगी, ये आप याद रखना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीरियड ऑफ ओवम मींस अंडाणु की अवधि का समय काल कितना है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास कंसेप्शन टू 2 वीक। ठीक है, तो यह है गर्भधारण से लेकर के 2 हफ्ते तक का समय।
आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कह रहे हैं भ्रूण की अवधि का समय काल कितना है। सो तीनों जो हमने पार्ट किए हैं इंट्रा यूटेराइन स्टेज के, उसके तीनों का टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। सो इसका टाइम पीरियड हमारे पास आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आएगा 3 से लेकर के 8 हफ्ते तक का समय है, ठीक है। सो ऑप्शन जो फर्स्ट है यह इसका राइट है, सॉरी सेकंड ऑप्शन इसका राइट है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, सो जहां पे कह रहे हैं जब मां के गर्भ में एक जाइगोट को पूरे तरीके से आहार मिलने लग जाता है, सो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। देखो आपको पता है कि जो भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है ना, सो इसमें जो भी मेल का स्पर्म है और वह फीमेल के एग से जब फर्टिलाइज होता है, सो आपको पता है कि जाइगोट बनता है ना। तो जाइगोट बनने के पश्चात होता क्या है कि एक प्रोसेस होती है, यहाँ पे उस प्रोसेस का नाम पूछा गया है कि जाइगोट जब माँ के गर्भ से वो जाइगोट मीन्स उसके गर्भ की दीवारों से चिपक करके उस वहां से जो भी एक न्यूट्रिएंट्स है, आहार है, खाद्य पदार्थ है, वो लेने लग जाता है। सो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ठीक है। सो इसका राइट आंसर हमारे पास आएगा ऑप्शन फोर्थ, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस इसको बोलते हैं, ये आप याद रखोगे। इम्प्लांटेशन मीन्स जब एक जाइगोट को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स मिलने लग जाता है, वह एक्सेप्ट करने लग जाता है, ठीक है, ताकि आगे बच्चे का विकास हो सके मां के गर्भ में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास इम्प्लांटेशन, फोर्थ ऑप्शन। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कह रहे हैं जो कि अंत गर्भाशय विकास की किस अवधि में बच्चे की नरम हड्डियों का विकास हो जाता है। मीन्स जो भी हमने इंट्रा यूटेराइन स्टेज पढ़ी है ना, जिसमें हमने 3 स्टेजेस पढ़ी है ना, तो उसमें से किस स्टेज में अंडाणु किस स्टेज में मीन्स जो कि नरम हड्डियां हैं उसका विकास होने लग जाता है, वह मीन्स पीरियड ऑफ ओवम है, जहां भ्रूण की अवधि है मीन्स पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, जहां गर्भ की अवधि है ऑप्शन थर्ड, जहां हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है शैशवावस्था। तो देखो शैशवावस्था तो हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि इसमें तो प्रॉपर तरीके से जो वून सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, हार्ट सिस्टम, सर्कुलरी सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम है, ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से बन जाती हैं। सो इसका राइट आंसर आएगा, ये याद रखना आप, ये देखो फैक्ट है, फैक्चुअल चीजें हैं। देखो आपको स्टेजेस के नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आएगा पीरियड ऑफ एम्ब्रियो मींस भ्रूण की अवधि, ठीक है। सो ऑप्शन सेकंड इसका राइट है क्वेश्चन 8 का। आगे क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं भ्रूण के चारों ओर ऐसी संरचना जो उसे चारों ओर से घेरे रखती है और इसमें एक ऐसा लिक्विड पाया जाता है, तरल पदार्थ होता है जो कि गर्भ में कह रहे हैं भ्रूण को चोट लगने से बचाता है। सो इसका क्या नाम है, मीन्स जो भी यह लिक्विड है, देखो एक ऐसी संरचना है जिसमें मीन्स लिक्विड वगैरह पाया जाता है और यह लिक्विड जो भी माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, सो उसको जो भी बाहरी झटकों से या बाहरी जब कई बार ऐसा हो सकता है ना कि माँ को चोट लग सकती है तो उस टाइम बच्चे को भी चोट लगती है, तो वो तरल पदार्थ है जो जो लिक्विड है वह उसकी रक्षा करता है, ठीक है। सो उस उसका क्या नाम है, मीन्स जो बाहरी संरचना है ना, जो स्ट्रक्चर है माँ के गर्भ में, उस स्ट्रक्चर का क्या नाम है। तो इसमें ऑप्शन में है नाभिनाल बोलते हैं उसको, या प्रोटून बोलते हैं, या अस्थि पिंजर बोलते हैं मीन्स कार्टिलेज, या गर्भ थैली। सो राइट आंसर हमारे पास आएगा ऑप्शन फोर्थ, उसका नाम है गर्भ थैली, ये आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं डैश के द्वारा माँ के रक्त से भ्रूण को ऑक्सीजन, पौष्टिक तत्व और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या है भेजे जाते हैं और लिए जाते हैं। मीन्स कौन सा यहाँ पे अब ऐसी वो स्ट्रक्चर है, कौन सा ऐसा अंग है जो कि माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा होता है उसको ऑक्सीजन भेजता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और पौष्टिक जो तत्व होते हैं, ठीक है, उसको भी भेजता है। तो वह कौन सा है, उसको क्या बोलेंगे, नाभिनाल बोलेंगे, प्रोटोन बोलेंगे, गर्भ थैली बोलेंगे, या खोखली कोटर मीन्स हॉलो कैविटी बोलेंगे। सो इसका जो राइट आंसर आएगा वो है हमारे पास ऑप्शन सेकंड प्लेसेंटा, ठीक है। सो ये याद रखना जो प्रोटून होती है, प्लेसेंटा होती है, यह हम इससे मीन्स बच्चा है जो वो एक तरीके का जो भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर जाना और बाहर जाना है वो यहाँ पे उसकी प्रोसेस होती है इस प्लेसेंटा के जरिए और पौष्टिक तत्व भी भेजे जाते हैं, ठीक है।
आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें कह रहे हैं जर्मन खसरे का दूसरा नाम, जर्मन खसरे का दूसरा नाम आप, ठीक है। सो इसमें हमारे पास कह रहे हैं कि भाई उसे रोहनी बोलते हैं, मीन्स डिप्थीरिया। सो डिप्थीरिया आपको पता है ना, यह एक सकारात्मक रोग है। और कुकर खास जो कि पार्टोसिस मीन्स एक काली खांसी वगैरह इसको बोलते हैं। और कैटालिप्सी वगैरह या इसको बोलते हैं रुवेला, ठीक है। सो इसका जो हमारे पास राइट आंसर आएगा जर्मन खसरे का, ये याद रखना आपके एनटीटी सिलेबस की बुक में ही है ये चीजें। तो इसका नाम है रुवेला, ठीक है। जर्मन खसरे को रुवेला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें कह रहे हैं भ्रूण अवधि में एक भ्रूण का संपूर्ण अस्थि पंजर होता है। मीन्स भ्रूण की अवस्था में, हमने पीछे पढ़ा था ना कि हड्डियों का विकास किसमें हो जाता है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भ्रूण की अवस्था में एक जो बच्चा होता है, भ्रूण, बच्चे को भ्रूण बोल सकते हैं। सो उसका कह रहे हैं एक पूरे तरीके से अस्थि पंजर होता है, मीन्स एक हड्डियों का ढांचा होता है जो मुलायम अस्थि तंतुओं से बना होता है। मीन्स जो जो एक सॉफ्ट तरीके के टिश्यूज होते हैं, ठीक है, हड्डियों से रिलेटेड, उससे बना होता है। सो इसका क्या नाम है, इसको हम क्या बोलेंगे, इस सिस्टम को, इस प्रणाली को। सो यह हमारे पास मीन्स अस्थियों का ढांचा है, मीन्स बोन सिस्टम। यह हमारे पास अस्थि प्रणाली है, मीन्स स्केलेटन सिस्टम। यह हमारे पास उपास्थि है, इसको कार्टिलेज बोलेंगे या इसको मसल सिस्टम बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर आएगा भाई कार्टिलेज। ये आप याद रखना, कार्टिलेज जो ढांचा बन रहा है यहाँ पे, उसको हम कार्टिलेज बोलेंगे, जो कि नरम हड्डियों का ढांचा होता है, ठीक है। उसके हमारे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहे हैं अंत गर्भाशय की किस अवधि में, मीन्स इंट्रा यूटेराइन स्टेज जो हम फर्स्ट पढ़ के आए थे, इसको 3 भागों में बांटा गया है ना। सो उसमें बच्चों का कह रहे हैं अल्प विकसित हृदय जो बन जाता है, मीन्स एक ऐसा हार्ट जो पूरे तरीके से अभी विकसित नहीं हुआ है, इसलिए उसको बोला है अल्प विकसित, ठीक है। मीन्स जो अभी थोड़े तरीके से विकसित हुआ है, हार्ट की बात कर रहे हैं। सो वह किस स्टेज में बन जाता है इंट्रा यूटेराइन की, वह पीरियड ऑफ द ओवम में होता है, या भ्रूण की अवधि में होता है, या गर्भ की अवधि में होता है, या शैशवावस्था की अवधि में होता है। सो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, ऑप्शन सेकंड, मींस भ्रूण की अवधि। तो ये आप याद रखोगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 आता है, वह नाड़ी जो खाद्य और अवशिष्ट पदार्थों को भ्रूण में लाती और ले जाती है। यहाँ पे भ्रूण की बात की गई है, बच्चे से रिलेटेड, मीन्स वह कौन सी नाड़ी है, वह कौन सी ग्रंथि है जो कि बच्चे को जो भी खाद्य पदार्थ है वो भेजती है, और जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, मीन्स गले सड़े पदार्थ। देखो, अगर बच्चे में खाद्य पदार्थ कुछ जा रहे हैं तो उसमें पाचन तो होगा ही, है ना। तो पाचन होने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ रह जाते हैं, जो कि बाहर निकाले जाते हैं ना, जिसका निष्कासन होता है, सो उसका निष्कासन कौन सी यहाँ पे नाड़ी करती है, माँ के गर्भ में। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर आएगा, इसको आप याद रखना भाई, ये है हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट, नाभि नाल, ठीक है। जो नाभि नाल होती है, ठीक है, वह अपशिष्ट पदार्थों को और खाद्य पदार्थों को बाहर ले जाने और अंदर भेजने का काम करती है। ऐसे ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड आपने याद रखना है प्लेसेंटा, प्रोटोन, और इससे रिलेटेड याद रखना है आपने नाभि नाल, मींस इम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। सो ये हमारे पास 14 क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं गर्भाशय में लचात्मक, मींस एक इलास्टिसिटी, और सिकुड़ना, मींस उनकी एक तरीके का कंडेंस होना, मींस दबाव पड़ जाना। सो जो भी इलास्टिसिटी होती है, ठीक है, जैसे कि सिकुड़ने की प्रक्रिया इसमें कहा गया है। सो वह क्या कहलाती है जिसकी वजह से जो बच्चा है माँ के गर्भ से बाहर आता है, मींस उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। सिंपल है कि भाई उस प्रोसेस को, जब मींस डिलीवरी होती है ना, ड्यूरिंग डिलीवरी की प्रोसेस को क्या कहते हैं, ठीक है। सो वह कहलाती है प्रसव प्रक्रिया, मींस प्रीनेटल प्रोसेस, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए। उसको न तो इम्प्लांटेशन बोलेंगे, न ही हम फर्टिलाइजेशन वगैरह या कंसेप्शन वगैरह, कुछ नहीं, उसको हम कहेंगे प्रसव अवस्था, मींस प्रीनेटल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं वह अवधि जिसका संबंध गर्भरोपण के समय से हड्डियों की वृद्धि से आरंभ तक की गर्भ की अवधि से होता है। मींस अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। वह स्टेज जिसका संबंध गर्भरोपण के समय, मींस जब कंसेप्शन
होता है ना। सो उसके समय से हड्डियों की वृद्धि, मीन्स जब हड्डियों की अब वृद्धि हो जाती है उस समय से लेकर के हड्डियों की वृद्धि के आरंभ, मीन्स अब हड्डियों का बनने की शुरुआत हो गई है, तक की गर्भ की अवधि से होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ठीक है, उसको हम मीन्स शैशवावस्था की अवधि बोलेंगे, या अंडाणु की अवधि मीन्स पीरियड ऑफ द ओवम, या गर्भ की अवधि पीरियड ऑफ द फीटस, या भ्रूण की अवधि। सो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन फोर्थ, उसको बोलेंगे हम भ्रूण की अवधि। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें कह रहे हैं कि माता पिता से बच्चों में अनुवंशिक जो गुण होते हैं, मीन्स हेरिडिटी, कुछ ना कुछ जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स चले जाते हैं हेरिडिटी से रिलेटेड, है ना। सो उन गुणों को पहुंचाने की जिम्मेवारी जहां पे किसकी होती है? तो जाइगोट की, कह रहे हैं क्रोमोसोम की, या जीन्स की, या डीएनए और आरएनए की। तो इसका सिंपल है यह, तो आपको पता है कि भाई जो हमारे क्रोमोसोम में जीन पाए जाते हैं उन वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं माता पिता के गुण जब बच्चे में आते हैं, है ना। उसकी आंखों का रंग, उसके बालों का रंग, उसकी जो भी आवाज है, जहाँ उसकी नाक की स्ट्रक्चर, उसके फेस की स्ट्रक्चर, उसकी बॉडीली स्ट्रक्चर जो भी होती है ना। सो ये सारी चीजों से जो गुण पाए जाते हैं, हम कहते हैं कि भाई इसकी इसकी नाक तो उसके पिता से, या उसकी माता से, या उसके दादा से मिलती है ना। तो ये क्या होता है? ये जीन का काम होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास जीन्स। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं गर्भ में बच्चे का जो लिंग किस महीने तक निर्धारित हो जाता है? मीन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, सो उस टाइम पे पता चलना कि भाई बच्चा मेल है या फीमेल है, मीन्स जो जेंडर है वह किस मंथ तक डिटरमाइन हो जाता है। सो इसका राइट आंसर आएगा भाई तीसरे मंथ तक, ठीक है। सो तीसरा मंथ आप याद रखोगे कि यहाँ पे मीन्स स्कैनिंग के द्वारा, या जो भी सिस्टम होता है उसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि माँ के गर्भ में पलने वाला बच्चा फीमेल है या मेल है, ठीक है। तीसरा मंथ याद रखोगे। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहे हैं जो नया जन्मा बच्चा है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? नव जन्मे मीन्स न्यू बॉर्न बेबी के लिए कोरिसलेट का, टेबुला रासा, या फोलोन मीन्स अनाथ, या शिशु मीन्स इन्फेंट, या नवजात मीन्स न्यूनेट। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन फोर्थ, जो न्यूनेट वर्ड है इसका यूज किया जाता है एक नया जन्मा जो बच्चा होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है। जो टेबुला रासा था, इस यह एक मीन्स कोरिसलेट, यह एक वर्ड था, टर्म थी, जो कि किसने दी थी? जॉन लॉक ने दी थी, ठीक है। ये आप याद रखोगे। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहे हैं जन्म के समय जो बच्चे का एक एवरेज वेट रहता है वो कितना होता है? फैक्चुअल क्वेश्चन है, 2.8 केजी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का जो सेकंड ऑप्शन है 2.8 केजी, ये आप याद रखोगे। 21 में कह रहे हैं नवजात शिशु मीन्स न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसका सिर उसके बाकी शरीर की तुलना में डैश होता है, मीन्स छोटा होता है या बड़ा होता है, या कह रहे हैं बैलेंस्ड किया हुआ होता है, बैलेंस्ड होता है, या अनबैलेंस्ड होता है। सो राइट आंसर आएगा हमारे पास बड़ा, ठीक है। जो उसका सिर है उसकी पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर से थोड़ा वह बड़ा दिखाई देता है, बच्चे का जो सिर होता है जब उसका जन्म होता है, न्यू बॉर्न बेबी की बात कह रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आया है कि भाई शिशु के जन्म के बाद जो प्रथम जो पहले 2 या 3 दिन तक जो भी माँ का दूध होता है वह कह रहे हैं गाढ़ा और पीले रंग का मीन्स येलो कलर का होता है। तो इस मिल्क को क्या कहते हैं? ठीक है, इसका नाम क्या है? तो ये आप याद रखोगे, इसका नाम है कोलेस्ट्रॉम, ठीक है। इसको फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर, ना तो इसको हम कंडेंस्ड बोलेंगे या कोलेस्ट्रॉल, जो भी है ये फालतू चीजें हैं, इसका राइट आंसर है कोलेस्ट्रॉम। ये आप याद रखोगे कोलेस्ट्रॉम, जिसमें कुछ पौष्टिक तत्व भी पाए जाते हैं, प्रोटीन वगैरह इसमें ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। और कैसीन जो मिल्क की बात की गई है, एक्चुअली ये कोई मिल्क नहीं है, कैसीन एक प्रोटीन होता है जो कि मिल्क में पाया जाता है, जो कि दूध में पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहे हैं जो प्रतिवर्ती क्रियाओं से रिलेटेड यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट, देखो रिफ्लेक्सेस एक्शन आपको पता है कि जब भी बच्चा जन्म लेता है सो उसके पास यह एक एबिलिटीज होती हैं रिफ्लेक्सेस एक्शन की, ठीक है। सो इसमें हमारे पास फर्स्ट उन रिफ्लेक्सेस एक्शन से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। नहीं है को ध्यान से देख लिया करें। कह रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं जो रिफ्लेक्सेस क्रियाएं हैं, प्रतिवर्ती एक्शन है, किसी स्टिमुलस या
जो भी प्रेरक होता है, मोटिवेट करने वाली, उत्तेजित करने वाली ऐसी वस्तु, उसके प्रति अपने आप होने वाली शारीरिक अनुक्रिया होती है। ठीक है, मीन्स किसी स्टिमुलस के प्रति अपने आप जो बॉडी अपना रिस्पॉन्स दे देती है ऑटोमेटिकली तरीके से, सो उसको प्रतिवर्ती क्रियाएं बोलते हैं, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड में कहते हैं यह शारीरिक अनुक्रिया तब तक अनैच्छिक होती है, अनैच्छिक मीन्स अपनी इच्छा के बिना, तब तक अनैच्छिक होती है जब तक बच्चों का शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रित न हो जाए। या यह स्टेटमेंट सही है? सही नहीं है। सेकंड थर्ड में कह रहे हैं शारीरिक क्रियाओं में नियंत्रता के साथ कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं मीन्स रिफ्लेक्सेस एक्शन स्वैच्छिक नियंत्रण में आ जाते हैं, यह सही है या गलत है? और फोर्थ में कह रहे हैं बच्चों द्वारा वातावरण को जानने और समायोजन करने में रिफ्लेक्सेस एक्शन का कोई रोल नहीं होता। सो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन फोर्थ, मीन्स जो रिफ्लेक्सेस एक्शन ऐसी क्रियाएं हैं भाई जो कि एक समय के लिए ऑटोमेटिकली काम करती हैं, लेकिन जब बच्चे का शारीरिक फिजिकली तरीके से जब बच्चा कंट्रोल कर लेता है अपनी बॉडी पर, सो कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं पर भी वह कंट्रोल कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती जाती है। जैसे कि हमारी आंख के सामने से कोई भी ऐसे चीज गुजरती है जहां हवा चलती है तो अपनी पलकें बंद हो जाती है अपने आप, है ना? सो इस यह भी रिफ्लेक्सेस एक्शन ही है जो कि हमेशा चलती रहती है। ऐसे ही हम अंगड़ाइयां लेते हैं, आपको पता होगा, और हम उबासी लेते हैं, है ना? सो ये ऑटोमेटिकली तरीके से कर देती है अपनी बॉडी, ऐसे नहीं है कि मैंने अब सोचा तो फिर मैं उबासी लूंगा, है ना? सो यह अपने आप जब भी हमें मीन्स थोड़ा सुस्ती फील होती है सो हम उबासी ले लेते हैं, है ना? सो ऑटोमेटिकली तरीके से ये वर्क कर रही है हमारी बॉडी, ये भी रिफ्लेक्सेस एक्शन में आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस एक्शन जो कि हमने बुक में पढ़े थे, रूटिंग, मोरो, है ना, ग्रेस्पिंग वगैरह, कुछ बेवेंस्की वगैरह ऐसे कुछ पढ़े थे। सो वो ऐसे हैं जो कि एक टाइम के बाद कंट्रोल हो जाता है, हम अपनी बॉडी से उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? सो इसका राइट आंसर हमारे पास फोर्थ आएगा कि यह समय योजन या वातावरण को जानने की कोई इसका रोल नहीं है, यह गलत है, एक्चुअली में इसका रोल है, ठीक है? यह मीन्स वातावरण में बच्चे को एडजस्टमेंट करने के लिए हेल्प करती है उसकी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है। सो इसमें कॉलम 1 और कॉलम 2 दिए गए हैं, सो उसको मैचिंग करनी है। अब जो यहाँ पे दिया गया है ना, मोरो, ग्रेस्पिंग, टॉनिक और रूटिंग, है ना? सो इससे मीन्स इसके साथ कौन सी चीज मैच करती है? मीन्स जो ए है, मोरो है, उसके साथ कौन सी चीज रिलेट करती है, ठीक है? ग्रेस्पिंग है, उसके साथ कौन सी चीज रिलेट करती है? कॉलम 2 को भी आप देख सकते हो, कॉलम 1 को आप देख लेना। सो इसका जो हमारे पास देखो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन फोर्थ, मीन्स जो ए है, मोरो है, उसकी कॉलम सेकंड में जो तीसरा डेफिनेशन है उसके साथ रिलेट करती है। तीसरी हमारे पास कौन सी है कि तीसरी कह रही है कि तेज आवाज सुनने पर या किसी तरह के शारीरिक झटकों पर बच्चे अपनी बाहें बाहर की ओर फैला लेते हैं और कह रहे हैं कि अपनी पीठ को ऊपर की ओर फैलाते हैं, ठीक है? सो ए का थर्ड के साथ रिलेट करता है, और बी है जो हमारे पास ग्रेस्पिंग। देखो ग्रेस्पिंग का मतलब होता है पकड़ना किसी चीज को, तो यहाँ पे वी का फोर्थ के साथ रिलेट करता है कि बच्चे की हथेली पर जब भी कोई वस्तु से दबाव डाला जाता है तो वह अपनी आप उंगलियां इस तरीके से मोड़ लेता है, ठीक है, उस वस्तु को पकड़ लेता है, ठीक है? सो जो हमारे पास सी है टॉनिक, इसका संबंध है सेकंड डेफिनेशन के साथ कि टॉनिक का मतलब होता है कि अगर बच्चे का सिर्फ बच्चे को एक तरफ मोड़ा जाता है तो उसकी जो बाहें होती हैं और उसके पैर होते हैं वह क्या है, उसी तरफ मुड़ जाते हैं, ठीक है? और दूसरी तरफ की जो बाहें होती हैं और कह रहे हैं पांव होते हैं, वह भी अपने आप उसको मोड़ लेता है, ठीक है? इसको आप देख सकते हो। और लास्ट है हमारे पास रूटिंग, कि बच्चों की गाल को छूने पर वह उसी दिशा की ओर देखते हैं जिस तरफ की गाल को छुआ जाता है, ठीक है? सो जो हमारे पास डी है इसका वन के साथ रिलेट है, तो इसको आप मैचिंग कर सकते हो, इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है।
आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें कह रहे हैं जो राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण है, मीन्स नेशनल चाइल्ड लेबर एलिमिनेशन अथॉरिटी है, उसकी स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर है हमारे पास 26 सितंबर 1994। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट। 26 सितंबर 1994 को इसकी स्थापना की गई थी। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आप याद रखोगे। 26 में कह रहे हैं भारत में बाल विवाह जो निरोध अधिनियम है, मीन्स चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट है, वह किस वर्ष पारित किया गया? ये था 2006 में। देखो पीछे हमने एक क्वेश्चन ऐसा डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, उसमें हमने किया था 2007, लेकिन 2006 में इसकी नींव रख दी थी, इसको पारित कर दिया गया था। आगे यह लागू कब किया गया था? लागू इसको 2007 में किया गया, लेकिन इस नियम को 2006 का नियम भी बोलते हैं, जो भी इसको कई बार ऐसे बोल देते हैं चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट 2006। इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह उस टाइम पे ही इसको पारित किया गया था, पास करने के लिए। ठीक है, आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। कह रहे हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। तो ये है 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट हमारे पास कह रहे हैं फुल फॉर्म ऑफ IEE और P, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, सो इसका जो हमारे पास राइट आंसर आएगा वो है इंटरनेशनल एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम, मींस ऑप्शन सेकंड इज द राइट। 29 में कह रहे हैं भारत में जो पल्स पोलियो टीकाकरण है, ठीक है, वह कार्यक्रम कब शुरू किया गया? सो जो पल्स पोलियो की इम्यूनाइजेशन आपको पता है कि हर वर्ष यह होता है, यह लगभग होता है जनवरी और दिसंबर और जनवरी के महीने में। लगभग यह जो 2 बूंदें होती हैं, ठीक है, सिर्फ 2 ड्रॉप्स को यहाँ पे दिया जाता है बच्चों को, 5 साल से कम के बच्चों को यह पिलाई जाती है। सो यह कब शुरू की गई थी परियोजना? ये है 1995 में, 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी। कह रहे हैं 13 में कह रहे हैं निम्न में से कौन सा रोग सकारात्मक है? ठीक है, सो इसका जो राइट आंसर आएगा डिप्थीरिया जो है वह एक सकारात्मक रोग माना जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? अब यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। कह रहे हैं कौन सी स्टेटमेंट जो कि एक अच्छा शिक्षण है, मींस एक अच्छी टीचिंग है, उससे रिलेट नहीं करती? कौन सी स्टेटमेंट? कह रहे हैं अच्छा शिक्षण क्रिया पर आधारित होता है, लर्निंग बाय डूइंग मेथड पर बेस्ड होता है। ये बात बिल्कुल सही हो सकती है। सेकंड में कह रहे हैं यह एक डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, ये भी बात सही हो सकती है। उसके बाद कह रहे हैं अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता, मींस इसमें जो भी वैल्यूज को क्या किया जाता है उस पर बेस्ड नहीं होता। चीज मींस बच्चे से रिलेटेड जो भी कुछ उसके विश्वास, वैल्यू, जो भी उसके कल्चर, मींस उससे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, बच्चों के एनवायरनमेंट से रिलेटेड इसमें चीजों का कोई रोल नहीं होता। सो यह कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि नहीं होता है हम गलत कह सकते हैं। फोर्थ की बात करें, अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित मींस सिस्टमैटिकली तरीके से ऑर्गेनाइज किया होता है, प्री प्लान्ड होता है ना, जो कि इसका एक एम होता है, उद्देश्य होता है ना, कि भाई हम बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं अपनी टीचिंग के जरिए। तो यह भी राइट है। इसलिए जो नहीं होता के अकॉर्डिंग जो आंसर हम रखेंगे ये है हमारे पास थर्ड ऑप्शन, कि भाई अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता, ये इसका राइट है। सो गाइस ये हमारे पास क्वेश्चन थे, क्वेश्चन सारे लगभग फैक्चुअल थे। जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था ये एक पैडागोजी से रिलेटेड एक थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन था, है ना। बाकी जो भी हमने ज्यादातर क्वेश्चन किए उस वह डिपेंड करते हैं आपकी मेमोराइजेशन पावर पर। ठीक है, क्वेश्चन को प्रोवाइड मैंने आपको कर दिया है, आपने लिखने हैं या याद करने हैं ये आप पे डिपेंड करता है चीजों को। ठीक है, सो यह एक जो टॉपिक था जो कि प्री नेटल स्टेज होती है, बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है उसमें कैसे उसका विकास हो रहा है, किस तरीके से, तो उससे रिलेटेड हमने यहाँ पे क्वेश्चन किए थे। सो गाइज अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेकर के आएंगे। सो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट किया करें अच्छे अच्छे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Click on the give icon to subscribe us.
Please subscribe us for more updates. Click on the give icon to subscribe us.